हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, हमने काइनेमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है। अब तक काइनेमेटिक्स की सीरीज में हम 19 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये काइनेमेटिक्स की सीरीज उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनका एम है, टारगेट है नीट और जेई में का एग्जामिनेशन। तो अब तक हम 19 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर है 20, लेक्चर नंबर 20। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि लेक्चर नंबर 20 का कंटेंट क्या है। तो लेक्चर नंबर 20 का जो कंटेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन पार्ट 6। तो इसका मतलब हम अब तक 5 पार्ट पूरे कर चुके हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन ये पार्ट 6 है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अब इस लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन। तो रीड करते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो ये रेस्ट से हमने मान लिया कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और ए पॉइंट हमने मान लिया जहां पे कार का मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। एक्सलरेट्स एट द रेट f थ्रू ए डिस्टेंस s। उसका एक्सलरेशन गिवन है, f है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, s है। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसको भी मार्क कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है s, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू s। और यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू है, एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है, f है। अब इसमें टाइम नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं जर्नी का ये जो टाइम है, ये टाइम है कितना, मान सपोज कर लेते हैं t1 सेकेंड। और यहाँ पर एक्सलरेशन की जो वैल्यू है वो हमने गिवन है, दैट इज इक्वल टू f। आगे पढ़ते हैं। देन कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t एंड देन कम्स टू रेस्ट विद रिटार्डेशन f/2। तो पहले एक्सलरेट होती है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर लेती है। तो बी टू सी जो उसका जर्नी का पार्ट है वो कांस्टेंट स्पीड वाला पार्ट है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि बी पॉइंट पर कार की वेलोसिटी कितनी है, वीबी। तो सी पॉइंट पर भी कितनी होगी, डेफिनेटली कितनी होगी, वीबी। उसके बाद वो रिटार्ड होकर उसकी यहाँ पर डी पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और हमें ये जर्नी का टाइम भी दिया हुआ है टी, सो दैट इज टी सेकेंड। और रिटार्डेशन सी से लेकर डी तक होता है, यहाँ टाइम हमें गिवन नहीं है तो हमें टाइम सपोज कर लेना चाहिए। लेट द टाइम इज t2। और ये डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं, लेट द BC डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 एंड CD डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, S2। और यहाँ रिटार्डेशन की जो वैल्यू है, इस जर्नी के पार्ट में रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, f/2। अब हमसे पूछा गया है, वी आर आस्क्ड if the total distance traveled is 15s, total distance traveled कितना है, 15s, then calculate the value of s in terms of f and t। तो total distance 15s है। तो यहाँ हमारा इसकी हेल्प से हम एक पहला इक्वेशन बना लेते हैं, s प्लस s1 हमने सपोज किया है प्लस s2 इज इक्वल टू 15s। so let us name this equation as equation 1। तो अब जर्नी के कितने पार्ट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एक पार्ट है ए बी, एक पार्ट है बी सी, एक पार्ट है सी डी। एक ए बी पार्ट दिया हुआ है, एक बी सी दिया हुआ है, एक सी डी। तो सबसे पहले हम फॉर पार्ट ए बी ऑफ जर्नी, ध्यान दीजिएगा, फॉर पार्ट ए बी ऑफ जर्नी, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो डिस्टेंस तो एस दिया हुआ है, ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कितनी सपोज कर ली है, वीबी। सो वी कैन राइट वीबी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज गिवन f and distance is also given s। so vb will be equal to root of 2fs। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन में s1 और s2 की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा,
लेकिन उसके लिए हमें S1 निकालना पड़ेगा। तो पार्ट BC के लिए हमें इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो पार्ट BC के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और पार्ट BC में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0। आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करेंगे फॉर पार्ट BC ऑफ द जर्नी, फॉर पार्ट BC ऑफ द जर्नी। कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये इक्वेशन यूज करना है S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सिंस एक्सेलरेशन इज 0 और डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया S1 और इनिशियल वेलोसिटी B पर जो है VB, द टाइम ऑफ जर्नी वी हैव सपोज्ड, द टाइम ऑफ जर्नी अब हमने सपोज कर लिया हुआ है। तो देखिए टाइम ऑफ जर्नी हमें शायद गिवन है, द टाइम ऑफ जर्नी हमें गिवन है, दैट इज T सेकेंड। तो विल राइट इट VB इंटू T। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन हो गया। और यहाँ हम चाहे तो VB की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आगे चल के हम करेंगे। अब हमारा बचा है फॉर पार्ट CD के लिए हमें इक्वेशन यूज करना है। C पे वेलोसिटी VB है और D पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और हमने जर्नी टाइम कितना सपोज किया, T2, और डिस्टेंस हमने कितना सपोज किया, S2। तो यहाँ से हम S2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर पार्ट CD ऑफ जर्नी, फॉर पार्ट CD ऑफ जर्नी हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो रिटार्डेशन का केस है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी VB, रिटार्डेशन है इसलिए हम लिखेंगे 2, रिटार्डेशन गिवन है F/2 और डिस्टेंस हमने सपोज किया है S2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट इट VB स्क्वायर इक्वल टू FS2। अब हम VB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, 2FS इक्वल टू F ऑफ S2। तो देखिए F फिर कैंसिल हो गया, तो 2S विल बी द वैल्यू ऑफ S2। तो ये हमने S2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये अब तक हम 3 इक्वेशन कर चुके हैं, तो सॉरी, दिस इक्वेशन वुड बी द इक्वेशन 4। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में इन सभी वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है S प्लस S1 प्लस S2 इक्वल टू 15S। तो और 2S की वैल्यू भी हम S2 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, 2S। और S1 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, VB इंटू T। तो थोड़ा यहाँ पे हम एक काम करेंगे, S1 की वैल्यू को हम लिख देंगे, VB की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2FS इंटू T, सो इट विल बी बेटर। तो चलिए अगली स्लाइड में हम हमारे इक्वेशन को यूज करते हैं, S प्लस S1 प्लस S2 इक्वल टू 15S। अब S1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √2FS मल्टीप्लाइड बाय T। S2 की वैल्यू है हमारी 2S इक्वल टू 15S। तो देखिए 2S और S ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3S हो जाएगा। तो हमें मिलेगा √2FS इंटू T इक्वल टू 12S। अब हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे ये रूट आपका एंड हो जाएगा 2FS, you will get T square equal to 12 square is 144, S square is S square। तो देखिए सबसे पहले 2 से 144 को हम कैंसिल कर सकते हैं 72 टाइम्स, और ये S भी S स्क्वायर को कैंसिल करेगा S टाइम्स। तो we get it FT square, what we will get, FT square, FT square equal to 72S। Therefore we can write S equal to 1/72 FT square। तो ये हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आ गया।
दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको थोड़ा, ये क्वेश्चन जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है, जेईई मेंस में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा गया है। डेफिनेटली जब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वी विल बी गिवन हाउ मेनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस, and out of the 4 choices 1 choice is correct. So the correct answer of this question is s equal to 1/72 ft square. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है और आपको अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में हाई स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, तो आप इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन सब चीज़ों को पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड। तो हमारा जो मेन मिशन है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है और सीरीज में जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा एक लीडिंग प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, और ये हमारा आपसे वादा है, उससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes an electric pole with velocity u, and the last compartment with velocity v. तो इंजन उस इलेक्ट्रिक पोल को u वेलोसिटी से क्रॉस करता है और लास्ट बोगी या लास्ट कंपार्टमेंट किस वेलोसिटी से क्रॉस करता है, v से। अब पूछा गया है द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रेन passes past the same pole with a velocity of। ये पूछा गया अगर उसी ट्रेन का मिडिल पार्ट उस इलेक्ट्रिक पोल को किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन u प्लस वी बाई टू, सेकेंड ऑप्शन u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, थर्ड ऑप्शन इन द होल रूट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, फोर्थ ऑप्शन इन द होल रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमने मान लिया ये हमारा ट्रेन है। तो सबसे पहले इस ट्रेन की हम लेंथ सपोज कर लेते हैं 2l। आप सोच रहे होंगे कि 2l लेंथ क्यों सपोज करी, क्योंकि हमें मिडिल पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है और ये हम मान लेते हैं ट्रेन का इंजन है और ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोल, जिसको ये ट्रेन का इंजन किस वेलोसिटी से क्रॉस करता है, u से। और लास्ट बोगी लास्ट कंपार्टमेंट उसी इलेक्ट्रिक पोल को किस वेलोसिटी से क्रॉस करती है, v। और हमें मिडिल पार्ट की वेलोसिटी पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज a। ये हमने सपोज कर लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity प्लस 2a। और देखिए जब इंजन से, जब इलेक्ट्रिक पोल को जिस वेलोसिटी से इंजन क्रॉस करता है उसी इलेक्ट्रिक पोल को लास्ट कंपार्टमेंट किस वेलोसिटी से क्रॉस करता है, v। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 2l। तो यहाँ हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 4al। सो हियर वी गेट फर्स्ट इक्वेशन al इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये हमने मान लिया मिडिल पार्ट ऑफ ट्रेन, मिडिल पार्ट
और हमने सपोज कर ली कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, vm। ये उसी इलेक्ट्रिक पोल को किस वेलोसिटी से क्रॉस करता है, ये हमने सपोज कर लिया। इट क्रॉसेस द सेम इलेक्ट्रिक पोल विद व्हाट वेलोसिटी, vm। और इसी इलेक्ट्रिक पोल को इंजन ने किस वेलोसिटी से क्रॉस किया था, u से। तो फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे स्टूडेंट, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, vm स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। और देखिए क्योंकि टोटल ट्रेन की लेंथ आपने कितनी मानी है, 2l, तो मिडिल पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी, मिडिल पोर्शन की इंजन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l। सो हियर वी विल हैव टू राइट 2al। अब देखिए ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन में हम al की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि अभी हमने निकाली है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 4। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और इस al की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो vm स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू al, al इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। सो विल गेट इट vm स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर minus u square whole divided by 2. Let us take the LCM, 2. So we'll get it 2u square plus v square minus u square. So we'll get vm square equal to u square plus v square whole divided by 2. So we will get vm, take the square root. So we will get u square root of u square plus v square divided by 2. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कौन किस ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है। ये देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, तो हम सी को टिक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो लेट अस मूव फॉर द थर्ड वन। Another important question taken from previous year papers. It came in JEE, IIT entrance examination. A train accelerates from rest at constant rate alpha. So they are saying, the question is saying the acceleration is alpha for distance x1 and time t1. So try to understand, the acceleration rate is alpha, and in that duration the time duration for that acceleration is t1, and during that acceleration train travels how much distance, x1. After that it retards to rest at constant rate beta. So here we are given the retardation beta for distance x2 and time t2. Which of the following equation is correct? First option, x1 upon x2 equal to alpha upon beta equal to t1 upon t2. Second option, x1 upon x2 equal to beta upon alpha equal to t1 upon t2. Third option, x1 upon x2 equal to alpha by beta equal to t2 by t1. Fourth option, x1 upon x2 equal to beta by alpha equal to t2 by t1. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ ट्रेन की जर्नी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट एक्सेलरेशन का पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो रिटार्डेशन का पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ग्राफिकल सॉल्यूशन से करा करें। अगर हम ग्राफ को यूज करेंगे यहाँ पर तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा और हम बहुत जल्दी एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी ली है और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए ये ट्रेन का एक्सेलरेशन हमने बताया,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0 और हमने यहाँ सपोज किया है आप द एक्सेलरेशन इज फॉर व्हाट टाइम पीरियड t1। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का रेट कितना दिया गया है अल्फा, तो हमने सपोज किया आफ्टर t1 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बिकम्स v, नाउ इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग। अभी इस पॉइंट से वो रिटार्ड होना शुरू करती है और उसका रिटार्डेशन रेट कितना है बीटा और रिटार्डेशन टाइम कितना है t2 एंड फाइनली जस्ट सी द ग्राफ इट कम्स टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में भी हमने हार्ड प्रॉब्लम्स को कवर किया था। तो यहाँ पे हम देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये एंगल कितना है θ1 एंड दिस एंगल इज हाउ मच थीटा, दिस एंगल इज हाउ मच θ2। तो स्लोप is tan θ1, the slope gives the acceleration alpha equal to v by t1. So this is our first equation. अब देखिए रिटार्डेशन वाले पोर्शन पे आते हैं, इसको नेमिंग भी कर देते हैं। ए बी एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है और बी सी रिटार्डेशन वाला है। तो रिटार्डेशन हमें गिवन है, यहाँ हम स्लोप निकाल लेंगे tan θ2 इक्वल टू बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द परपेंडिकुलर इज v by t2. So this equation is second equation. अब देखिए from first equation we can write v equal to alpha t1 and from second equation we can write v equal to beta t2 equating both the values of v। हम यहाँ पे v की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा alpha t1 equal to beta t2। So we get t1 upon t2 equal to बीटा बाय अल्फा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कितना आसानी से हमने इसको क्या करा सॉल्व किया। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया इंक्लूड करता है टाइम एक्सिस के साथ, वो एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो अगर हम कहें कि ये एरिया सॉरी इफ वी से दैट दिस एरिया is say A1 and this area is A2, तो डेफिनेटली A1 किसके इक्वल है x1 के इक्वल है और A2 क्योंकि हमें गिवन है डिस्टेंस किसके इक्वल है x2। तो सब अब हम एरिया को क्या करेंगे स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए A1 equal to half base into height, base is t1, height is v and distance is given x1, x1 equal to 1 by 2 t1 v। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, आप चाहें तो इसे इक्वेशन 2 नेम कर सकते हैं। इसी तरह हमने रिटार्डेशन वाले पोर्शन का एरिया निकाला, रिटार्डेशन का टाइम है t2, हाइट v है and a2 is given to us x2 equal to 1 by 2 t2 into v। let this equation is third। अब यहां से सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 2x1 इक्वल टू t1v, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 2x2 इक्वल टू t2 इंटू v, t2 इंटू v। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। सो वी विल डू इट 2x1 अपॉन 2x2 इक्वल टू t1v डिवाइडेड बाय t2v। तो आप देखिए v कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी गेट x1 अपॉन x2 इक्वल टू t1 बाय t2। लेट दिस इक्वेशन इज फोर्थ। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो हमें t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पर t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी थी बीटा बाय अल्फा, और यहाँ पे हमने t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी निकाल ली है, t1 बाय t2 की वैल्यू कितनी निकाल ली है x1 बाय x2। तो हम t1 बाय t2 की दोनों वैल्यूज को
T1 बाय T2 की दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं T1 अपॉन T2, वी जस्ट फाउंड इट आउट, बीटा अपॉन अल्फा, और यहाँ पे हमने T1 बाय T2 की जो वैल्यू सब फाइंड आउट करी है वो किसके इक्वल है, x1 बाय x2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आ गया। T1 बाय T2 मस्ट बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा मस्ट बी इक्वल टू x1 बाय x2। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस चॉइस में ये दिया गया है, T1 बाय T2 इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है T1 बाय T2 इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज, let us highlight the correct option. Correct option is x1 by x2 equal to T1 by T2 equal to beta by alpha. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आप लोगों ने कि अगर हम एक ग्राफ यूज करेंगे तो क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं। व्हाट वी कैन मेक इट वेरी वेरी सिंपल। इसे हट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हट प्रॉब्लम्स को हमेशा, हट प्रॉब्लम का मीनिंग है कि पहले एक्सलरेट हुआ, देन आफ्टरवर्ड्स इट इज अंडर रिटार्डेशन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो दो तीन बातें ध्यान रखने की हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एंड्स एट रेस्ट। पहले एक्सलरेशन, बाद में रिटार्डेशन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, पूछे जाते रहे हैं। तो अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले हम पढ़ेंगे। अ कैट ऑन सीइंग अ रैट, कैट ने रैट को देखा एट ए डिस्टेंस d इक्वल टू 5 मीटर। तो कैट और रैट के बीच में डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर। कैट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड and moves with acceleration alpha equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन ऑर्डर टू कैच इट, कैट रैट को कैच करना चाहती है। while the rat with acceleration beta starts from rest, तो रैट भी मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, बीटा, पर ये कहा गया है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा विल द कैट ओवरटेक द रैट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। ये जो आजकल क्वेश्चन का पैटर्न आ गया है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आप इसको एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये कैट है, हमने सी को क्या सपोज कर लिया, सी को हमने क्या सपोज कर लिया, कैट। सी पॉइंट पर कैट है और आर पॉइंट पर क्या है, रैट है। और कैट और रैट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। नाउ कैट wants to catch the rat, तो कैट moves towards the rat, तो रैट भी मूव करता है। तो हमने सपोज कर लिया when rat travels a distance x, when rat travels a distance x, the cat would be able to catch the rat। तो जब रैट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, तब कैट रैट को कैच कर लेती है। तो सबसे पहले ये हमने सपोज तो हमें करना पड़ेगा और दो तीन चीजें हमें सपोज करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। ये 5 मीटर है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो कैट ने ट्रेवल किया वो हो जाएगा 5 प्लस x, और टाइम भी सपोज करना पड़ेगा। ये 0 सेकंड है जब कैट ने रैट को देखा, और ये टाइम हमने सपोज कर लिया कितने सेकंड है, t सेकंड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा
पहले कैट के लिए फिर रेट के लिए, पहले कैट के लिए फिर रेट के लिए। तो ध्यान से आप फिगर में देखिए कि कैट ने टोटल डिस्टेंस, कैट वाज 5 मीटर बिहाइंड द रेट, कैट रेट से 5 मीटर पीछे थी, बिहाइंड थी। और जब कैट रैट को कैच करती है तब तक रैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एक्स। तो अब हम बात करें अगर कि कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डेफिनेटली कैट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 5 प्लस एक्स। तो चलिए अगली स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर द मोशन ऑफ कैट। तो कैट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 प्लस एक्स। कैट की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी 5, और कैट का एक्सेलरेशन भी हमें गिवन था 2.5। तो 2.5 को हम यहाँ लिख देते हैं 2.5 टी स्क्वायर। तो देखिए 5 प्लस एक्स इक्वल टू 5 टी। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, सो वी विल गेट इट 5/4 टी स्क्वायर। लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब हम कैट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो देखिए यूजिंग रेट के लिए, सॉरी, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर द मोशन ऑफ रेट, फॉर द मोशन ऑफ रेट। रेट के मोशन के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हमने पहले ही सपोज कर लिया था कि रेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x। रेट की इनिशियल वेलोसिटी 0, पर रेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, बीटा, x इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर। So we get the second equation, x equal to 1/2 beta t square. So these are the two equation. अब हमें आगे करना क्या है, सेकंड इक्वेशन से हमें x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर देते हैं 5 प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 5t स्क्वायर plus 5t, I'm sorry, it should be not t square, it should be 5t plus 5/4 t square, 5/4 t square। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखिए आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विल गेट इट 20 प्लस 2 बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 20t प्लस 5 टी स्क्वायर। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करिए। तो जब हम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो टी स्क्वायर, यहाँ 2 बीटा है और यहाँ कितना है 5, 2 बीटा माइनस 5 माइनस 20t प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमने t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। तो टी स्क्वायर इंटू 2 बीटा माइनस 5 माइनस 20t प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन है टी स्क्वायर इंटू 2 बीटा माइनस 5 माइनस 20t प्लस 20 इक्वल टू 0। सॉल्विंग फॉर t, सॉल्विंग फॉर t, t के लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप जानते होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये हो जाएगा प्लस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर that is 400 minus 4 AC 20 into 2 beta minus 5 the whole upon 2 times of 2 beta minus 5। अब देखिए for real values of t, for real value of t,
इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं टाइम रियल है एंड कैट इज एबल टू कैच द रेट। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी हमें रियल वैल्यूज मिलेगी। तो ये देखिए 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, 2 बीटा माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टर्म्स को ट्रांसफर कर दीजिए, 400 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 इंटू 2 बीटा माइनस 5। अब 80 देखिए 400 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा, so we get it 5 is greater than equal to 2 beta minus 5. So 10 is greater than equal to 2 beta, 2 से डिवाइड कर दीजिए, so we get it the beta should be less than equal to 5. So the maximum value of beta is 5. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बीटा अगर 5 होगा then we can say that cat would be able to catch the rat. और ये देखिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप क्वाड्रेटिक बने तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। और टेक्निक बहुत सिंपल है कि रूट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आएगी, ये देखिए रूट के अंदर जो ये क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 5 होगा, तब हम कह सकते हैं देन कैट वुड बी एबल टू कैच द रैट। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 21 में, तब तक प्रिपेयर करिए एंड बेस्ट ऑफ लक to all of you.